स्क्रीन आ गई बच्चों? यस सर। हाँ, तो आज से हम लोग जो है बच्चा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। और साक्षी, जैसे आपकी डिमांड थी कि प्रोग्रामिंग आपके यहाँ नहीं हो पाई थी, तो प्रोग्रामिंग के लिए ही हम भाई अपने आप को समर्थ समझते हैं हर तरीके से। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मेरी फोटो थोड़ी बहुत सामने आई? बच्चों, क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूँ? यस सर। यस। हाँ, अब आज से मैं ये भी शुरू कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है आप एक्सप्रेशंस के साथ में हमें समझ सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप भी अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ा बैच है नहीं। जब भी कोई बात कहनी हो तो हम भी आपको समझ सकें, तो आप ओपन कर सकते हैं। चलिए, एक चीज छूटी थी वो मैं बता दूं। यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का क्या यूज है। तो यहाँ पे बताया गया, व्हेन आर प्रोग्राम ग्रोस बिगर, it it is good idea to break into different module। जब हम लोगों का प्रोग्राम बड़ा हो रहा होता है तो हमें अपने प्रोग्राम को छोटा करने के लिए डिफरेंट अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल यानी कि फंक्शंस बना लेने चाहिए। और उसके हिसाब से मॉड्यूल को यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन ही कहा जा रहा है। तो उन फंक्शंस को बनाने पर हमें जरूरत पड़ती है प्रीडिफाइंड। मान लीजिए फंक्शंस हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, मैथ क्लास के फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन। तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर उनके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ही हम लोगों का यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि जैसे मैथ क्लास के फंक्शन आप यूज करना चाहते हो कि मैथ डॉट पाई की वैल्यू मिल जाए, मैथ डॉट एसक्यूआरटी हो जाए। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट मैथ लिख देंगे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही। और फिर हम कहीं पे भी उसको यूज करना चाहेंगे तो मैथ डॉट पाई लिखा तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से ये आपका हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक ये भी एक अच्छा तरीका है, खाली इंपोर्ट मैथ लिख दिया था, वो भी सही था। और यहाँ पे भी देखिए, नाउ ऑल द डेफिनेशंस इनसाइड मैथ मॉड्यूल आर अवेलेबल इन आर स्कोप। वी कैन ऑल्सो import some specific attributes and functions only using आपका from कीवर्ड। तो एक तरीका ये था कि खाली मैथ इंपोर्ट मैथ लिख दिया, तो मैथ क्लास में जो भी चीजें हैं उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह, वो सारे आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। और एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए किसी भी इंपोर्ट, वो मैथ क्लास में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, किसी स्पेसिफिक फंक्शन का यूज अगर आपको करना है तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, इसका मतलब है अब यहां पर सिर्फ पाई नाम का फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो यहां आपने पाई लिखा प्रिंट में तो आपकी ये पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो तरीके हो गए, खाली इंपोर्ट मैथ या फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। अब हम लोग सीधे अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज छोटी सी है कि जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि पाइथन जो आपका है उसके जितनी भी डायरेक्टरीज, इंटरनल डायरेक्टरीज वगैरह हैं, उनको आप जो है देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको उन डायरेक्टरीज और उन फोल्डर्स से भी लेना देना होगा कि डायरेक्ट वहां पे जाकर अपना प्रोग्राम पेस्ट कर दें, कहीं कहीं से भी बनाया हो या किसी दूसरे कंप्यूटर से लाए हो, वो प्रोग्राम आपका चल जाए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है, while importing a module, Python looks at several places defined in sys.path। एक फंक्शन है sys.path नाम का। तो जितने भी पाइथन की डायरेक्टरीज हैं वो सारी आपको जानना है, तो sys.path कमांड का यूज करके वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, आप लोकेशन उनकी कहाँ कहाँ है आपके कंप्यूटर में, वो भी जान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया गया इंपोर्ट sys, और उसके बाद sys डॉट पाथ लिख दिया गया। अब यहाँ पे जितनी भी पाइथन की डायरेक्टरीज अलग अलग जो जिनका यूज है, वो जहां जहां पे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में पड़ी हुई हैं, उनके सबके पाथ आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। और जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे
तो उसकी जरूरत भी पड़ेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद जो है अब आपका प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन देखिए। छोटे छोटे प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम ऑफ पाइथन। अब जैसे सबसे छोटा प्रोग्राम क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये एडिशन ऑफ जो 2 नंबर करना है हमें, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक फिक्स वैल्यू को लेकर कर सकते हैं, एक यूजर इनपुट वैल्यू को लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनिशियल ले लिया। जैसे फिक्स वैल्यू लेकर करना चाहते हैं तो पाइथन में आपने एक वेरिएबल लिया val1 इज इक्वल टू, और ये वैल्यू स्टोर करा दी 100.99। दूसरा लिया val2 और उसमें वैल्यू स्टोर करा दी 76.15। अब यहाँ पे आप एडिशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो ये क्या किया आपने, फ्लोट val1 प्लस फ्लोट val2, और इसको किस में ले लिया हमने, सम में ले लिया। और उसके सम को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हमने लिख दिया द सम ऑफ गिवन नंबर इज सम। तो ये आपका रिजल्ट के रूप में प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जैसे फ्लोट जो लगा दिया गया, तो ये स्पेशली इसका मकसद यही है कि पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू अगर कहीं से मिस हो रही हो तो वो फ्लोट लगाने से जो भी वैल्यू है वो ले लेगा या ले। तो इस वजह से ये फ्लोट लगा दिया गया, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आप दोनों तरीके से चला सकते हैं। तो ये आपका एडिशन ऑफ 2 नंबर हो गया फिक्स वैल्यू को लेकर, यानी कि वैल्यू इनिशियलाइज करके आप ये काम करवा सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है। यही हम लोगों को यूज करना है, यूजर इनपुट वाला। तो यूजर इनपुट में आपको इनपुट फंक्शन पढ़ाया गया है कि इनपुट फंक्शन के थ्रू ये काम करवाया जा सकता है। अब कैसे, वही सेम प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे भी, कि हमने यहाँ पे लिया है val1 में हम कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी चीज स्टोर करते हैं, चाहे वो नंबर हो और चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो, जो पाइथन है या जावा में भी वही होता है कि हर चीज स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, यानी कि नंबर भी वो स्ट्रिंग समझते हुए लेगा। अगर नंबर को उसने स्ट्रिंग समझते हुए लिया तो आपका क्या होगा, आपका उसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें वहां पर टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी या उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग का मतलब हुआ कि जो स्ट्रिंग में नंबर है उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में किसी भी फॉर्मेट में, इंटीजर में, फ्लोट में कन्वर्ट करा सकें। तो देखिए, जब आप यहाँ वेरिएबल का नाम लिखते हो, साक्षी ध्यान देना, जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो तो अगर आपने इतना लिखा val1 और फिर यहाँ पे ये फ्लोट वाला पार्ट हटा दिया, सपोज दैट आपने लिखा यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज किया और उसके अंदर एक मैसेज दे दिया कि हमें क्या इनपुट करना है, तो फ्लोट लगाया नहीं है आपने और आपने सीधे इनपुट फंक्शन यूज कर दिया। तो फर्स्ट नंबर आप लिखोगे कीबोर्ड से, वो नंबर स्टोर करवा लेगा किसमें, val1 में। और सेकंड नंबर में भी आपने फ्लोट नहीं लगाया है और उसको भी आप इनपुट करोगे और इसमें val2 में स्टोर करा लोगे। अब यहाँ पे जब आप इसको प्लस कर रहे हो तो क्योंकि कंप्यूटर नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में समझता है तो उसके हिसाब से ये कॉनकैट कर सकता है आपका। ये यहाँ पर प्लस ऑपरेटर एडिशन नहीं करेगा, कॉनकैट कर देगा और सम में कॉनकैट हो जाएगा। और उसके बाद इसको हमने प्रिंट कराया तो वो कॉनकैट वाला हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है हमें तो उसको एडिशन करना है, प्लस कराना है, तो हमें उस नंबर को कन्वर्ट करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फ्लोट आपका कीवर्ड यूज कर लिया और फ्लोट कीवर्ड के थ्रू जो भी नंबर आपने पॉइंट में लिया था वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर val1 में स्टोर हो जाएगा और ऐसे val2 में, और फिर उसको आप यहाँ पे सम करके प्रिंट करा दे रहे हो। तो इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा लिख के चला के देख लेते हैं कि जो स्ट्रिंग में क्या कर रहा है और फ्लोट लगाने पर क्या कर रहा है, ये दोनों साथ ही में करके देख लेते हैं हम लोग। IDLE, ठीक है। और ये हमारे कमेंट लाइन लगी हैं, जो हैश का साइन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये हमारी कमेंट लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि लिखना है नहीं तो चलाने में फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसको कॉपी कर लिया और
इसमें एक फाइल खोल ली ओपन में, न्यू, और यहां पर पेस्ट कर दिया। ये हमारा पेस्ट हो गया। उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देते हैं, सेव, और यहां पे P1 नाम डाल दिया, प्रोग्राम 1, ठीक है, और डॉट पाई वो अपने आप लगा लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फ्लोट वाला पार्ट हटा देते हैं। पहले बिना फ्लोट के रन करा के देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद विद फ्लोट यहां पे हटा दिया गया। ये हटा दिया, फ्लोट हटा दिया हमने। अब हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से इसको सेव करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने चेंज कर लिया है। तो सेव एज ना कीजिएगा, नहीं तो नई फाइल बन जाएगी। सेव पे क्लिक कर दिया और उसके बाद इसको रन करा दिया, रन कमांड से, रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम मान लीजिए हमने यहाँ पर 200 दे दिया। एंटर सेकंड नंबर, तो हमने यहाँ पर 400 दे दिया। अब इसको हमने प्लस कराया, तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या किया इसने, कॉन्कैटिनेशन कर दिया। क्योंकि नंबर हो या स्ट्रिंग हो, पाइथन हर चीज को स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, तो इसलिए इसने ऐसा किया है, स्ट्रिंग फॉर्म में इसने उसको माना है। अब ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग फिर से वो अपना P1 वाला ओपन कर लेते हैं, ओपन P1, ये आ गया। अब इसमें हम लोग वो चीज फिर से अप्लाई कर देते हैं जो फ्लोट वाली थी, ये आ गया, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव ही करेंगे जिससे उस फाइल में ही, या अब यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा दोनों फाइल तैयार हो जाएंगी। तो इसको हम P2 नाम दे देते हैं, P2। फिर इसको रन करा के देख लिया जाए। अब फिर से हमसे पूछा जा रहा है एंटर नंबर, तो हमने यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे दिया, मान लीजिए हमने 20 दे दिया, एंटर, फिर हमने यहाँ पे 30 दे दिया और फिर एंटर मारा हमने, तो यहाँ पे हमारा 50 आ गया, दोनों नंबरों का सम हो गया। अब ये कैसे हुआ है एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन उसको हर लाइन का मतलब बता देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट जो फंक्शन है, इसके अंदर एक मैसेज दिया गया जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन पे लिख के आता है एंटर नंबर। ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में दिया जा सकता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोट लगाया, तो फ्लोट से क्या होगा, वो नंबर फ्लोट में न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे val1 नाम की एक वेरिएबल बनेगा, val1, इसकी एक मेमोरी होगी जिसमें हमारा वो नंबर स्टोर हो जाएगा। तो मैंने 20 लिया था, 20 स्टोर हो गया। सेम एज दूसरे स्टेटमेंट में भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन एंटर सेकंड नंबर मैसेज देगा और फिर वो फ्लोट कीवर्ड से फ्लोट यानी न्यूमेरिक वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होगा और एक नई मेमोरी बनेगी val2, और इस मेमोरी में आपका दूसरा नंबर जो भी आपने दिया होगा यानी कि 30 ये स्टोर हो गया। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे जब सम करेंगे तो val1 में एक न्यूमेरिक वैल्यू है, val2 में भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो नंबर जब ऐड होंगे तो सम भी आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जो val1 val2 का डेटा टाइप होगा उसी टाइप का रिजल्ट जनरेट हुआ होगा। तो वो इसमें आप क्योंकि ये फ्लोट टाइप के हैं तो फ्लोट टाइप का ही रिजल्ट जनरेट हुआ, भले ही हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पॉइंट वाली नहीं दी तो 0.0 लगा लेगा और सम में उसका भी डेटा टाइप फ्लोट टाइप का बना देगा और उसके बाद इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो इसीलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर आपका वो आ रहा है पॉइंट में। एक बार देख लेते हैं कैसा रिजल्ट पॉइंट में आया था। हाँ, ये देखिए 50.0 आया है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, बता दीजिएगा कहीं कोई चीज रिपीट करनी हो तो मैं खुशी से उस चीज को रिपीट कर दूंगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हर चीज का बस मतलब क्लियर करना है आपको कि वो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्या। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया था वो लिखा भी है मैंने, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे सिर्फ इनपुट से किया गया है, तो सिर्फ इनपुट से करेंगे तो वो यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में नंबर को लेगा। अच्छा, थोड़ा सा चेंज भी किया है।
अब हम ये क्योंकि नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट लगा के इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यानी वहां अगर फ्लोट नहीं लगाया इनपुट करते समय तो कैलकुलेशन करते समय आपने फ्लोट लगा दिया तब भी वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद सम में इसको प्रिंट करा दिया, मतलब सम में स्टोर करा दिया, तो इन दोनों का नंबर का सम आ गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या, फॉर्मेट जो फंक्शन था उसका यूज करते हुए यहाँ पे रिजल्ट को थोड़ा फॉर्मेट किया है। तो रिजल्ट को फॉर्मेट करने का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए हम बता दें आपको, यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन इस समय क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कितने हमने आइटम दे रखे हैं, 1 2 और 3 आइटम दे रखे हैं। तो इन आइटम्स को इंडेक्स नंबर भी दिया जा सकता है, इन आइटम्स को इंडेक्स नंबर भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये कंटेनर टाइप का हमने बनाया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये उसकी पोजीशन है कि num1 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, num1 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो इसकी पोजीशन है। और उसको हमने इंडेक्स नंबर दे दिया 0। तो इसका मतलब ये 0 पोजीशन वाला जहां कहीं भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 0 लिख दिया होगा वहीं पे रिजल्ट आएगा। तो ये ऑफ के बाद रिजल्ट इसका आएगा। ऐसे ही 1 जो है एंड के बाद वाला हमने दिया है, तो 1 हम किसको मान रहे हैं, num2 को मान रहे हैं, इसका इंडेक्स नंबर की पॉइंट इसको कह देते हैं। और सम को हम num2 मान रहे हैं। तो इसको भी चला के हमें दिखाना है कि ये आपको क्लियर हो कि अगर हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको चलाना जरूरी है। तो ये प्रोग्राम मैंने ले लिया यहां से यहां तक, कॉपी, इसमें जो है फिर से न्यू फाइल खोल ली, ये हमारा प्रोग्राम 3 हो जाएगा। ठीक, अभी पहले हम जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि num1 की वैल्यू बीच में लाई जा सकती है, मैसेज के बीच में। तो ये प्लेस होल्डर हमने जो यहाँ पे बनाए हैं, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर प्लेस होल्डर के तरीके से माना जाता है या कहा जाता है। और ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाइए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए कैसा रिजल्ट आ रहा है। सेव, और यहाँ पे P3 सेव हो गया, इसको रन करा दिया। अब यहां पर ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। अच्छा, ये जब से फॉन्ट मैंने बढ़ा दिया है तब से स्क्रीन ये कुछ ऐसा हो गया कि ये काफी नीचे चली जाती है। फिर से मैं कर लेता हूं। हाँ, अब ऊपर आ गई है। तो देखिए इंटर नंबर कह रहा है, तो हमने यहां पर 2.5 दे दिया। दूसरा भी नंबर हमने यहां पर मान लीजिए 3.5 दे दिया। अब देखिए जो रिजल्ट था वो हमारा बीच में आ रहा है। ऑफ के बाद में 2.5 पहली वैल्यू थी, की पॉइंट था हमारा, और 3.5 दूसरी वैल्यू थी, वो एंड के बाद आ रही है, और उसके बाद सम जो है सबसे लास्ट में आ रहा है। अब इस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको बदलना चाहते हैं। जैसे ये चीज उठाकर कट किया मैंने और यहां पे रख दिया, और ये चीज उठाकर कट किया मैंने और यहां रख दिया, ठीक है। और सम को मान लीजिए वो लास्ट में ही बना रहते हैं। अब आप लोग बताइए जरा कि यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इस क्योंकि ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में मैसेज फॉर्म में है, तो कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, बताइए बच्चों। यहां पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू मैंने यहां पे तो कोई चेंज किया नहीं है। यहां पे तो num1 अभी भी वैसे ही है, num2 अभी भी अपनी ही जगह पे है, यहां पे खाली बदल दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी कह सकते हैं सर कंफर्म नहीं है बच्चों। सर पहले num2 की वैल्यू प्रिंट होगी फिर num1 की आएगी। अब देखो ये आपका लॉजिकल माइंड यूज हो रहा है कि आप कह रहे हो कि क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि हाँ इसको हम 0 मान रहे हैं,
इसकी की 0 है, इसकी की 1 है, इसकी की 2 है, और उसके हिसाब से रिजल्ट भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो क्या होता है, लेट्स सी। मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, फिर मैंने इसको रन कराया, एंटर नंबर। अब किसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 20, 30 एंटर मार दिया। आप जरा देखिए, पहला नंबर नम 1 में क्या था, आपका 20 था, नम 2 में आपका 30 था, और सम में आपका 50 आना चाहिए। तो इसने प्रिंट कैसे किया, क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू बदल दी थी, हमने यहां पर इसका की बदल दिया था, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 में लिखा था, 1 पीछे कर दिया था, और इसको कर्ली ब्रैकेट में हमने 0 आगे कर दिया था, ठीक है। और फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट में 2 दिया था, ये लास्ट में दिया था, तो उसके हिसाब से ये बदल गया। तो इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब है वो चीज जो लिखी गई है वो ऐसे ही फर्जी में नहीं लिखी गई है, उसका इफेक्ट पड़ता है। ये चीज हम लोगों ने यहां पर देख ली। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों कि ये क्या हो रहा है यहां पर? यस सर। हाँ, तो ये चीज देखिए कितना अच्छा समझ में आ गया कि यहां से हमें मतलब नहीं है, यहां से जो आपने सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से अपने आप वो इंडेक्स नंबर इसका अरेंज कर लेगा। रियल में इंडेक्स नंबर वर्ड नहीं यूज किया जाता है, की या प्लेस होल्डर की आपका नाम लिया जाता है। उसको हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि, मान क्या लिया, कंप्यूटर ये मानता है कि ये 0 की है, ये 1 की है, और ये आपका 2 की है। और जहां कहीं भी आपको रखना होगा कर्ली ब्रैकेट में ही रखा जा सकता है, और कोई ऑपरेट यहाँ पे वो पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप बदलते हो तो यहाँ पे कुछ भी हो, और यहां जिस हिसाब से आपने रखा होगा उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए गुड, फिर से मैंने वैसे कर दिया है, तो एक और चीज आपने सीख लिया। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन मैंने पूरे पूरे नहीं लिखे हैं, और मैं अपडेट कर दूंगा इन चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है यहां पर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के एरिया के लिए हम लोगों को बच्चों क्या क्या चाहिए होगा? अदिति आप बताइए, सर्कल के एरिया के लिए इनपुट में क्या क्या चाहिए होगा हमें? सर रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इनपुट में क्वेश्चन ये भी हो सकता था, वैप टू इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल देन कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ये भी हो सकता था। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें हम लोगों ने पिछले कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में पढ़ रखी हैं उसके हिसाब से। तो जरा इस चीज को गौर कीजिए कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। साक्षी आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है, स्पेशली। तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो अदिति अगर फंडामेंटल याद हो तो बताओ, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कोई प्रोग्राम अगर बनाना है? सर इनपुट क्या करना है? इनपुट से भी पहले कोई बताना चाहे तो क्या सोच सकते हैं? इनपुट पहला स्टेप है, मानते हैं? सर वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि कितने वेरिएबल होंगे, किस टाइप के होंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले कहां से क्या क्या होना चाहिए, या कहां पे दिमाग जाना चाहिए? नहीं याद रह गया होगा, काफी टाइम हो गया, मैं मानता हूं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो फाइंड करने के लिए कहा गया, जैसे इसमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले मैथ में जाना चाहिए आपको, और मैथ में एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है इस पे फोकस करना चाहिए। साक्षी बेटा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बच्ची को ज्यादा याद होगा, हो सकता है आपको उतना ना याद हो, लेकिन यस सर। हाँ,
सबसे पहले हमें मैथ, अपनी नेचुरल जो मैथ हम लोगों ने पढ़ रखी है उसमें जाना चाहिए कि ये चीज हम लोग निकालते कैसे थे। तो साक्षी, आपको जो है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या याद है? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, फाइन। आपने पाई लिखा, आर लिखा, स्क्वायर लिखा, लगा दिया, और यहां पर एरिया नाम का कोई वेरिएबल हो गया, एरिया या ए नाम का ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ये था। अब हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन होता नहीं है, अदिति सोनल दोनों लोग समझ लीजिए, इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन होता नहीं है, यानी वो वाला स्टेप यहाँ पे स्किप कर देना है आपको सीधे इनपुट पे आना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अभी आगे और भी प्रोग्राम बनेंगे आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज फाइंड करनी सबसे पहले वो दिमाग में आना चाहिए कि मैथ में उसको हम कैसे लिखते थे। तो मैथ में हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं इसको, ठीक है। अब जो है आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज हुए। तो साक्षी, आपको क्या लगता है वेरिएबल ये फॉर्मूले को देखकर कितने यूज हुए, क्या आपको लगता है? सर एक ही वेरिएबल यूज होगा रेडियस के लिए। अच्छा, सोनल आपको क्या लगता है कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? सर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। अदिति आपको क्या लगता सर है नहीं, 3 हो रहे हैं। कितने? सर दो। सर 3 हो रहे हैं। हाँ सर 2 होगा, एरिया भी स्टोर करना है। ओके ओके ओके। सर पेरीमीटर भी है। अच्छा, यहाँ हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में होना चाहिए था, पेरीमीटर भी है। तो पेरीमीटर के लिए भी मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला होता है 2 और आपका, हाँ, 2 पाई आर ये होता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने देख लिया। तो इसके हिसाब से हमारे टोटल वेरिएबल हो गए 3। उस फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले के हिसाब से 2 ही वेरिएबल थे बच्चों, ये पाई कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो एक फिक्स वैल्यू है। तो हमारा एक एरिया नाम का वेरिएबल था, एक रेडियस नाम का वेरिएबल था। अब यहाँ पे दूसरा भी फॉर्मूला हमने इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर नाम का भी एक वेरिएबल हो गया है। और ये 2 फिक्स वैल्यू है, पाई एक फिक्स वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया 3 वेरिएबल चाहिए। अब वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, तो मैंने बताया था कि इक्वल साइन से पहले वाले वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल होते हैं, और इक्वल साइन के बाद वाले वेरिएबल हमारे कैलकुलेशन वेरिएबल होते हैं, या इनपुट वेरिएबल उनको कह सकते हैं, कि उन्हीं में वैल्यू हमें इनपुट करनी होती है। तो अब यहाँ पे इनपुट वेरिएबल के रूप में सिर्फ हमारे पास आर है, क्योंकि रेडियस जब तक नहीं होगी तब तक हमारा ना एरिया निकल सकता है, ना ही पैरामीटर निकल सकता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट करानी है, रेडियस, जिसकी वजह से ये दोनों फॉर्मूले हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो इनपुट करने का तरीका वही है कि इनपुट फंक्शन लिखा आपने, उसमें अंदर एक मैसेज दिया, और फिर फ्लोट लगाकर उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपका फॉर्मूला आपका लिखा है, पाई की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहां पर यहाँ पर पाई की वैल्यू मैट डॉट पाई भी लिख सकते थे, जैसे मैंने ऊपर दिखा दिया था आप लोगों को, और डायरेक्ट पाई की वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3.14 लिख दिया गया, इनटू रेडियस, तो रेडियस नाम के वेरिएबल में ही हमने ये चीज इनपुट कराई है, और इनटू इनटू 2। अब ये चीज साक्षी आपको याद आ रहा है ये क्या किया है? सर इसकी पावर रेडियस टू द पावर 2। हाँ, तो क्योंकि अभी हम लोगों ने मैथ के क्लास के जो फंक्शन होते हैं इसमें कैसे लिखने हैं वो नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने ये इनटू इनटू वाला यूज कर लिया, क्योंकि ये डबल एस्ट्रिक के साइन पावर का काम करते। तो किसकी पावर करनी है वो लिखिए, फिर 2 स्टार के साइन लगा दीजिए, एस्ट्रिक के साइन, और उसके बाद कितनी पावर करनी है वो लिख दीजिए। तो वही किया गया है यहाँ पर। तो ये आपका जो है यहाँ पर पावर हो गया 3.14 इंटू रेडियस इंटू, सॉरी, रेडियस की पावर 2, और आपका एरिया निकल आएगा। उसका दूसरा फॉर्मूला हमारा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर था, तो 2 इंटू, अब जब साइन के कोई नहीं होता किन्हीं चीजों के बीच में, तो वहां पे मल्टीप्लाई समझा जाता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस लिख दिया, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो है अब इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराना रह गया है, तो एरिया को अलग प्रिंटिंग में दे दिया और पेरीमीटर को अलग प्रिंटिंग में दे दिया। तो इस प्रोग्राम को क्या बेटा चलाने की जरूरत है? चला के दिखाएं साक्षी?
नहीं सर, समझ आ गया है वैसे। जहां कहीं भी आपको लगे तो हर चीज अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम चला के दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। अब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे साक्षी, अब आप पुराना जो प्रोग्राम आपने अभी भी किया है उसके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ, आपका रेक्टेंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से? और लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेथ पता होना चाहिए। हाँ, तो यानी कि दो वेरिएबल हो गए। देखो वेरिएबल हमने बताया है कितने होते हैं, इक्वल साइन से पहले वाला वेरिएबल एक ये हो गया जिसको रिजल्ट वेरिएबल कहते हैं, और इक्वल साइन के बाद वाला वेरिएबल जो प्रोसेसिंग वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल कहा जा सकता है। तो आपको दोनों काउंट करके बताने हैं। तो आपका एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, और क्या चाहिए होगा? और एक एरिया को स्टोर करने के लिए वेरिएबल। बिल्कुल बिल्कुल। अब हो सकता है यही वाली पुराने वाले क्वेश्चन में जैसे प्रॉब्लम आई थी कि पैरामीटर निकाल दिया गया था, मैंने लिखा नहीं था, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि मैं जावा वाले प्रोग्राम को ही थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर इसमें नहीं हुआ है, ठीक, इसमें नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेंथ फंक्शन, लेंथ वेरिएबल लिया है और उसमें फ्लोट लिखा, इनपुट फंक्शन लिया, एंटर लेंथ, ये मैसेज आएगा। और उसके बाद ब्रेथ वेरिएबल लिया और फ्लोट फंक्शन लिखा, और इनपुट में हमने दे दिया एंटर ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें इन दोनों चीजों से इनपुट हो जाएंगी। और उसके बाद अब फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूले में एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, तो एरिया रिजल्ट निकल आया। और उसके बाद इसको प्रिंट करा दिया। अब यहीं पे अगर हमें उसमें मैंने पैरामीटर लिख दिया था, जबकि उसमें सर्कल में सर्कमफेरेंस होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता है रेक्टेंगल के केस में। तो अगर पैरामीटर निकालना होता तो हम लोग पैरामीटर भी निकाल देते इसका, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया साक्षी? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको कराया जा रहा है कि जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म कराया जा रहा है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस इंटू डिवाइड इस तरीके से होते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे दिखाई गई कि मान लीजिए 2 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे हमें इसके लिए। तो एंटर फर्स्ट नंबर, ये ए में हमने इनपुट कर लिया, एंटर सेकंड नंबर, ये हमने बी में इनपुट कर लिया, और INT लगा दिया बच्चों। अब यहाँ पे फ्लोट वाला नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए INT लगा दिया। उसके बाद अब सम करना है तो C इज इक्वल टू A प्लस बी लिख दिया, और इसको C को प्रिंट करा दिया, तो सम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वही A और B वाली वैल्यू को माइनस करना था, और फिर से हमने C में ले लिया, तो C में क्या हुआ होगा, जो सम था वो तो प्रिंट हो ही चुका है, तो अब वो वेरिएबल दोबारा यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर C में अब सब्ट्रैक्शन आ चुका होगा, इसको प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पे अब आपका मल्टीप्लाई कर लिया, तो C में जो सब्ट्रैक्शन था वो हट जाएगा और नई वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई की आ जाएगी, वो प्रिंट करा दिया। अब हमारा लास्ट में डिवाइड भी है, तो डिवाइड भी हमने इस तरीके से कर लिया। और डिवाइड करने के बाद अब आपका जो है वो ऑपरेटर जो डबल लाइन वाला था वो भी मैंने दिखा दिया। जल्दी से याद करके बताइए, डबल स्लैश से क्या होता था, क्या मिलता था हमें? होल नंबर, यानी इंटीजर पार्ट मिलता है, यानी कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू अगर आ रही होगी तो उसमें जो इंटीजर पार्ट होगा वो मिलेगा, ये होल नंबर के लिए यानी फ्लोर वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद जो है पावर भी करके देख लिया। ये सारे लगभग अर्थमेटिकल ऑपरेटर आपके यहाँ पर यूज करके देख लिए गए। ठीक, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम चला के दिखा देते हैं जिससे कि आपको ये, जैसे बार बार मैंने C लिया है, अगर हम और प्रिंटिंग तुरंत के तुरंत करनी पड़ गई है, अब हम यहाँ चाहते हैं कि थोड़ा अलग रहे, क्या अभी आपको दिखाते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया P3 हो गया था हमारा, तो ये सेव एज P4। ये हो गया। तो ठीक है, इसको रन करा लेते हैं पहले। एंटर फर्स्ट नंबर कह रहा है,
मैंने यहां पर 10 दे दिया। सेकंड नंबर में हमने यहां पर 5 दे दिया। अब देखिए, सम इज इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 50, डिवीजन इज इक्वल टू 2.0 और फ्लोर वैल्यू आपकी 2 है इसमें। और यहां पे मैंने पावर भी कर दी थी। पावर कितनी की थी इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, पावर ये 15 की पावर 5 करी होगी, देख भी लेते हैं। ए की पावर बी की है, तो 15 की पावर 5 हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपने देख लिया। ठीक है, अब यहां पर मैं ये चाह रहा था कि ये जो बार बार प्रिंट बीच में हमें देना पड़ रहा है, ये मैं सारे प्रिंट जो है लास्ट में इकट्ठे एक साथ दे पाऊं और फॉर्मूले सारे एक साथ कर दूं। तो हमें अपने प्रोग्राम में, अदिति आपको क्या लगता है क्या चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में? फिर से एक बार क्वेश्चन बता दे रहा हूं, फॉर्मूले सारे एक साथ हो जाएं और आउटपुट स्टेटमेंट सारे एक साथ हो जाएं, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? अदिति? सर नहीं पता। सोनल, आपको आइडिया? सर वेरिएबल सबके लिए अलग रखें। यस, आपको इसकी नीड पड़ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, सी नाम के वेरिएबल से ही काम चल जा रहा है। साक्षी ध्यान दीजिएगा, अभी सी नाम के वेरिएबल में ही हमारा प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब हो जा रहा है। ठीक ना? अब यहां पर अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट सारे साथ में हो जाएं और फॉर्मूले सारे साथ में हो जाएं, तो फिर वो मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू आएगी। अभी आपको हम करके दिखा रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे ये हाँ, ये एंटर कर दिया, ये यहां से कट कर लिया, यहां पे पेस्ट हो गया, इसको भी कट कर लिया। सर मुझे एक डाउट था। जी सर इसमें हम लोग ने ए और बी को तो इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल लिया था, तो जब इन दोनों को डिवीजन किया था तो हमारा जी आंसर आउटपुट जो था वो पॉइंट में आ रहा था। जी, तो सर ये थे तो दोनों इंटीजर हाँ, वेरिएबल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज आप भूल गई हैं वो मैं आपको अभी याद करा देता हूं कि क्या आपके दिमाग से स्किप हो गया है। पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वेरिएबल तो हमने सारे इंटीजर लिए थे। एक्चुअली जब तक जावा पूरी तरीके से दिमाग से निकलेगी नहीं, तब तक ये चीजें थोड़ा सा दिक्कत करती रहेंगी कि वेरिएबल तो हमने इंटीजर में लिए हैं और यहाँ पॉइंट करने पर हमारा रिजल्ट पॉइंट में भी आ जा रहा है। तो उसमें आपको बताया गया था, वेरिएबल जब पढ़ाया गया था, कि हम लोग इक्वल साइन के बाद जो भी प्रोसेस कर रहे होते हैं उससे जो भी रिजल्ट बनता है, तो वो रिजल्ट यहां पर रिजल्ट वेरिएबल को इफेक्ट करता है, यानी रिजल्ट वेरिएबल उसी टाइप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ये बताया गया था, रिजल्ट वेरिएबल उसी टाइप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अब जावा में क्या प्रॉब्लम थी मैं बता दूं। जावा में अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा, जबकि मैथ के हिसाब से वो पॉइंट में होना चाहिए, लेकिन यहां पर इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा आपका जावा में। लेकिन यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं है, ये क्योंकि जावा के बाद की एडवांस लैंग्वेज है ये पाइथन, तो उसमें ये चीज का ओवरकम कर लिया गया कि भाई ये क्या बात हुई कि जब हम a डिवाइडेड बाई b कर रहे हैं, यानी कि 5.2 कर रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो 2.5 आना चाहिए। अब उसके लिए हमें अलग से टाइप कास्टिंग क्यों करनी पड़ रही है? तो ये जावा में प्रॉब्लम थी, तो इसको ओवरकम करके आपका पाइथन में सॉल्व कर लिया गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का झंझट ही हटा दिया गया। आप जो कैलकुलेशन करोगे उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो डेटा टाइप होगा उसमें अपने आप ये रिजल्ट वेरिएबल अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो यहां पर आपका क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रही नेचुरल रूप से, तो इसलिए सी अपने आप को फ्लोट बता रहा है। अब ये चीज हम आपको अभी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक टाइप नाम का फंक्शन है ना, जो बता देता है कि किसी वेरिएबल का टाइप क्या है, जो हम लोगों ने आउटपुट स्टेटमेंट में देखा था।
अभी तो हम यहाँ पे ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो क्या आएगा बताइए। ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो क्या आएगा। ए की वैल्यू मान लीजिए 5 है और बी की वैल्यू मान लीजिए 2 है। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, क्या रिजल्ट आएगा। कोई आइडिया। नहीं कोई आइडिया, तो फिर ठीक है करके देख लेते हैं, वरना आइडिया होना चाहिए। देखिए एक आइडिया ये है कि आप इतना तो कह ही सकते हैं कि रिजल्ट वेरिएबल तो एक ही है, सी 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 सी, तो उसके हिसाब से क्या चेंज पड़ेगा, मेमोरी तो सी एक ही बनाएगा। सब वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी बार बार। यस, तो वैल्यू बार बार रिप्लेस होती जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर जो लास्ट में पावर फंक्शन है उसी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जो लास्ट में पावर फंक्शन यूज किया उसी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब वो कितनी बार प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट बहुत है, 6 टाइम प्रिंट हो जाएगी, ऐसा होना चाहिए। आप देखिए यही इसकी दिक्कत है, ये नीचे चला जाता है। मैं इसको भी देखूंगा कैसे सही होता है। जी मैंने यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। अब देखिए ये 25 आ रहा है, तो 25 कैसे आया होगा, 5 की पावर 2। तो क्योंकि वेरिएबल एक ही था तो एक ही वेरिएबल से क्या हुआ, अब यहाँ पे वर्किंग क्या हुई होगी इसको पहले समझ लीजिए। वर्किंग ये हुई होगी कि 5 + 2 जो भी आया सी में गया, फिर उसके बाद जैसे 5 - 2 हुआ तो सी की मेमोरी में जो प्लस वाली वैल्यू थी वो हट गई होगी, अब माइनस वाली वैल्यू सी के अंदर आ चुकी है। फिर उसके बाद 5 × 2 हुआ, तो जब नई वैल्यू आएगी तो सी की जो माइनस वाली वैल्यू थी वो हट गई होगी और नई वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई वाली आ गई। उसके बाद जब डिवाइड हुआ तो फिर से आपका जो है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू हट गई होगी, अब डिवाइड वाली वैल्यू आ गई होगी। और उसके बाद फिर ये फ्लोर वैल्यू जब आई होगी तो डिवाइड वाली वैल्यू हट जाएगी, फ्लोर वैल्यू आ गई सी के अंदर। और उसके बाद ये पावर वाली वैल्यू जब जैसे आएगी सी में तो वो जो फ्लोर वाली वैल्यू थी वो भी हट जाएगी। तो सी के अंदर लास्ट टाइम आपका क्या आया, जो पावर वाली वैल्यू थी वो इसमें आई। अब क्योंकि हर जगह पे तो सी ही प्रिंट कराया है, इसलिए 5 टाइम्स, उसको मैसेज से तो कोई लेने देना नहीं होता है, उसको तो खाली वेरिएबल से मतलब है। तो वेरिएबल में आपका पावर वाली वैल्यू लास्ट में थी, इसीलिए सारे आंसर्स 25 के रूप में दिखाई पड़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को चेंज कर देंगे। डी कर दिया, ई कर दिया, एफ, जी और एच, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव। अच्छा एक बार आपको और दिखा देते हैं कि जैसे अगर सेव नहीं करें और डायरेक्ट अब फिर से रन करा दें तो क्या होगा। सेव नहीं किया मैंने, अच्छा वो सेव करा ही लेगा तभी ओके करेगा, तो ठीक है, अलग से सेव पे जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका थोड़ा सा फिर से दिक्कत है। मैंने सेव नहीं किया था, डायरेक्ट रन करा रहा हूं, तो वो पहले सेव करा लेता है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लिया। अब देखिए अब सबके रिजल्ट चेंज हो गए, क्योंकि सबकी ब्लॉक मेमोरी अलग अलग थी, इसलिए सबके रिजल्ट बदल गए। तो ये चीज समझ में आ गई साक्षी। यस हाँ, अब आपकी बात का जवाब देते हैं, ये 2.5 कैसे हो गया। तो मैंने आपको अभी जवाब तो दे ही दिया है, उसको प्रूव करके दिखाना है। जवाब तो दे ही दिया था कि जब ये डिवाइड करेगा तो नेचुरल मैथ्स के हिसाब से ये वर्क कर रहा है, इसमें टाइप कास्टिंग की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। कोई वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से कुछ भी करे, जो रिजल्ट का डेटा टाइप होगा उसी में रिजल्ट वेरिएबल अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो f है इसके साथ वर्किंग करके एक बार दिखाई देते हैं कि f का डेटा टाइप क्या
बनेगा। आपके हिसाब से यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि सब कुछ इंटीजर रहना चाहिए, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने टाइप, अच्छा ये डिवीजन 1 कर देते हैं मान लीजिए, थोड़ा सा चेंज रखने के लिए, और यहाँ पे टाइप लिख दिया, टाइप TYPE। ये फंक्शन जब आप यूज करोगे फंक्शन बार बार तो आपको याद भी हो जाएंगे, इसलिए यूज करना चाहिए। इसको रन करा दिया, सेव करने को पूछ रहा है, सेव कर दिया। जी, तो ये 5 लिया, ये आपका 2 ले लिया। अब देखिए जो ये 2.5 आया है, और डिवीजन 1 में मैंने अलग से कर दिया था, तो 2.5 हमने वहां पे प्रिंट क्या कराया, f प्रिंट कराया, तो f के हिसाब से वो फ्लोट है। तो साक्षी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई? यस सर, अगर हम वो पहले जो दो नंबर्स हैं उनको हम लोग कोई ऐसे नंबर्स लें जो दोनों आपस में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, अगर हाँ। वो लेंगे तब भी आंसर में 0.0 करके बचेगा। हाँ, अब ये चीज आपने एक और एक्स्ट्रा बोल दी, तो इसको भी आप करके देख लीजिए कि वो डिवाइड साइन का मतलब है वो पॉइंट में ही मानेगा या नहीं मानेगा। तो एक इसका मान्यता ये हो सकती है कि अगर पॉइंट में वैल्यू आई तब तो उसको वो फ्लोट मानेगा, अगर पॉइंट में वैल्यू नहीं आई तब वो उसको फ्लोट नहीं मानेगा, ये भी हो सकता है। तो इसको आपको हम करके दिखा देते हैं, अभी लिखा ही सामने प्रोग्राम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 10 ले लिया, और यहाँ पे दूसरा नंबर हमने यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए 5 ले लिया, सपोज दैट, या 2 ले लिया, अब तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे आपने प्रूफ कर लिया इस चीज को कि अगर डिवाइड करेगा तो वो उसको पॉइंट वाली वैल्यू ही समझेगा, जबकि देखो 2 5 या 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप उसका फ्लोट दिखा रहा है और पॉइंट में वैल्यू भी दिखा रहा है, जबकि 5 आ जाना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया ना ये चीज? यस सर। हाँ, कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें डिवाइड से मतलब है कि अगर डिवाइड हो रहा है तो पाइथन उसको जो है फ्लोट ही मानेगा, पॉइंट वाली वैल्यू ही मानेगा, ये चीज हो गई। चलिए एक दो प्रोग्राम जल्दी से और देख लेते हैं, इजी इजी हैं। ये कहां से आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब छोटा सा प्रोग्राम ये भी देखिए सामने आपके है कि कोई टेम्परेचर, यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा बच्चों, मैंने पूरा नहीं लिखा, अगली क्लास में मैं पूरा क्वेश्चन लिख के लाऊंगा। We have to input a temperature in degree centigrade and convert this temperature into Fahrenheit। ये वाला क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर लें और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें, ये क्वेश्चन है। तो इनपुट के हिसाब से ये जैसे INT लगा दिया गया, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो नॉर्मली आपका फ्लोट में ही होता है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, फ्लोट, मैंने फ्लोट कर दिया, तो ये फ्लोट में इसने स्टोर करा लिया। उसके बाद सीधे फॉर्मूले की बारी आ गई, तो फॉर्मूला जो भी जिसको भी जैसे भी आता हो, यहाँ पे मेरा एक करेक्शन खाली इतना है कि ये 32 को जो प्लस करते हैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर देना चाहिए, ठीक है, इतना ही करेक्शन है मेरा। तो ये किसी को फॉर्मूला याद है, किसी को फॉर्मूला याद है? यस सर, 9/5 हाँ, into एक मिनट थोड़ा सा बोलिए। 9/5 into C लेते हैं जो कि हमारा टेम्परेचर है, हाँ, C और +32। ठीक, ये होता है। अब देखो 9/5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1.8 लिख सकते हैं। तो 1.8 into C + 32, तो वही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है ना। अगर हम चाहें तो 9/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 1.8, थोड़ा सा फॉर्मूला इजी शो हो इस वजह से कर दिया है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया? यस सर। हाँ, और भी देख लेते हैं। आज की क्लास का ये उद्देश्य जो प्रोग्रामिंग का है वो सिर्फ बच्चों इतना है कि आपको इनपुट आउटपुट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक तो लगाना नहीं पड़ रहा है।
तो यहाँ पे क्या था कि कोई भी गुड्स है, कोई सामान है, उसका जो वेट होगा वो कैसा ग्राम में इनपुट करना है। कह रहे हैं कि ग्राम में कोई चीज इनपुट करो और उसको किलोग्राम और मिलीग्राम में चेंज करो। तो फॉर्मूले बेस्ड ही हैं सारे क्वेश्चन। तो एंटर वैल्यू ऑफ या एंटर वेट इन ग्राम, ऐसे करके मैसेज दिया जा सकता था, एंटर वेट इन ग्राम, और उसको इंटीजर में ले लिया है। आपकी मर्जी, आप इंटीजर में लें, फ्लोट में भी ले सकते थे। अच्छा, जहां पे बच्चों आपको ये दिक्कत हो कि इनपुट तो हम लोग इंटीजर में भी कर सकते हैं और रिजल्ट हमारा इंटीजर में भी आ सकता है और पॉइंट वाली वैल्यू का भी आ सकता है, उस केस में बच्चों आप क्या कीजिएगा, आप फ्लोट ही लीजिएगा। आप जो है इंटीजर के चक्कर में ना पड़िएगा। जब तक आपको क्लियर ना हो कि हर चीज इंटीजर में ही होनी है, तब तक आप फ्लोट ही लीजिएगा। और जब आपको लगे कुछ चीजें फ्लोट हैं और कुछ चीजें इंटीजर हैं, तो उस केस में भी बच्चों आप फ्लोट ही लीजिएगा, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर वाली वैल्यू तो आ ही सकती है और फ्लोट वाली वैल्यू भी आ जाती है, इस वजह से। तो ये चीजें ग्राम में हमने इनपुट कर ली और उसको फिर हमने यहाँ पर आपका ग्राम में चीज इनपुट की है ना, और उसको किलोग्राम बनाने के लिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इस वजह से 1000 से, जब छोटी चीज से बड़ी चीज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप छोटी, ग्राम क्या है, छोटी चीज है, और किलोग्राम क्या है, बड़ी चीज है। तो छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं उसी वैल्यू से। तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये केजी निकल आएगा। और फिर अब बड़ी चीज को जब छोटी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम बड़ा है और मिलीग्राम छोटा है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है। और फिर ये आपका केजी और एमजी में रिजल्ट दे दिया गया है। आ गया बेटा? यस सर। हाँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर। ये क्या कह रहा है कि इनपुट टाइम इन सेकंड, यानी कोई एक टाइम है जिसको सेकंड में इनपुट करना है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करके आपको किस में करना है, ये क्या है, कन्वर्ट सेकंड इनटू आवर्स, मिनट एंड सेकंड। यानी कोई टाइम है जो सेकंड में है, मान लीजिए हमने यहां पे दे दिया ऐसे, जनरली कैलकुलेशन तो बाद में देख ली जाएगी। मान लीजिए हमने 1000 सेकंड दे दिए, ठीक है। अब इसमें कितने आवर्स होंगे, कितने मिनट होंगे और कितने टोटल सेकंड बाद में बचेंगे, उसको निकालना है। तो यहां पे आपको मालूम है कि 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, बताएं। 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600। हाँ, यानी 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यानी कि 60 2 बार आ गया। तो यहां पर क्या किया गया है, नॉर्मली यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा बताते हुए चल रहा हूं। यहां पे 1000 को डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा आर्स निकल आएगा, एच निकल आएगा, आर्स निकल आएगा। उसके बाद जो आर्स निकल आया है, यानी कि ये आर्स जो निकला है, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका मतलब फिर से सेकंड बन जाएंगे। तो यहां पे क्या किया गया, जो ये फॉर्मूला लगाया गया कि ए में क्या था, जरा इसको डिवाइड करके भी देख लिया जाए क्या, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभार। देखिए यहां पर अब क्या करना है, अभी आपका ये निकाल के देना है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। हाँ, हमारा 1000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ये 60 इंटू 60 हो गया। तो क्वेश्चन हमारा आ गया 0 आवर्स बता रहा है। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि 3600 से 1000 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0 में तो आवर्स रहेंगे।
उसके बाद अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये 10,000 है, तब तो बड़ा हो जाएगा ना इससे। हाँ ठीक, टाइम हो गया है। ओके चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 10,000 ले लिया, 10,000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये हमारा क्या निकल आया, 2 आवर्स निकल आया बच्चों, 2 आवर्स। तो ये h में हमारा यहां पर 2 आ गया है, 2 आवर्स आ गया है। अब दूसरा फॉर्मूला जो लगाया गया है उसमें a माइनस, तो a क्या था, a तो हमारा यहाँ पे 10,000 था, तो ये दूसरा फॉर्मूला है 10,000 माइनस, और फिर यहां पर आर्स इंटू, अब आर्स हमारे निकल चुके हैं बच्चों, आर्स हमारे निकल चुके हैं क्या, 2, तो 2 इंटू 3600 ये किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, कोई बता सकता है ये क्यों किया गया होगा? 10,000 माइनस ये 2 आवर्स, ये इसलिए किया गया कि जो 2 आवर्स निकले हैं तो 10,000 सेकंड में से 2 आवर्स का समय हम हटा दें, 2 आवर्स का समय हटा दें, अब जो सेकंड बचे हैं उनके साथ वर्किंग करनी। तो ये 2 आवर्स वाला सेकंड निकालने के बाद जो समय बचेगा, तो 2 आवर्स से अगर हम देखें कितना समय बचेगा, तो यहां पे इसको कैंसिल किया, 2 इंटू 3600 मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये जो टोटल 10 आवर्स थे बच्चों, तो 10 आवर्स में से आवर्स नहीं थे, सॉरी 10 क्या था ये 10,000 सेकंड थे, जो उन 10,000 सेकंड में से 7,200 सेकंड हट गए, ये आवर्स लिखा है ना, तो ये हट गए, तो ये माइनस इसीलिए किए जा रहे हैं। तो अब हम इसको अब माइनस कर दें, अगर 7,200 इसको माइनस कर देते हैं 10,000 में से, माइनस 7,200, ये 2 आवर्स निकल गए। तो अब हमारे पास कितने सेकंड टोटल बचे, अब हमारे पास सेकंड आ गए, ये आपका बी में लिया गया है, ये 2800, इतने सेकंड बचे हैं। अब इतने सेकंड में से हमें मिनट निकालना है, तो ये जो तीसरी कैलकुलेशन हो रही, तो बी डिवाइडेड बाय हो रहा है, और फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, यानी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, पॉइंट वाली नहीं ले रहे हैं। तो फिर से इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर आपका बी में क्या आया था, बी में आपका 2800 ये आया है, और इसको डिवाइडेड बाई, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सिर्फ 60 से ही डिवाइड कराया, और फ्लोर वैल्यू निकाली गई, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये डिवाइडेड बाई 60 कर दिया गया, तो हमारा यहां पे 46 सेकंड निकला है, 46 सेकंड, और पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी क्योंकि फ्लोर वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका 46 ये मिन में आ गया, ये मिनट निकल आया बच्चों, मिनट इज इक्वल टू, और बी डिवाइडेड बाय, बी में आपका क्या था 2800, और इसको डिवाइडेड बाय 60 किया गया था, ठीक है। तो हमारा यहां पे निकल आया 46 मिनट निकल आए। उसके बाद जो है अब फिर वही फॉर्मूला अपनाया गया कि ये जो 46 मिनट हैं इनको हटा के जो बचा है वो सेकंड होगा। तो यहां पे क्या किया गया, जब सेकंड निकाला गया तो सेकंड इज इक्वल टू मिनट, मिनट हमारे बी में क्या था, बी में देखो क्या था, बी में 2800 सेकंड था, 2800 ये सेकंड था, इसमें से माइनस कर दिया गया, मिनट कितने मिनट आपका 46 निकले हैं, 46 माइनस, और उसके बाद जो है आपका कितना माइनस किया गया, कहां कर रहे थे हम लोग, हाँ माइनस नहीं इनटू 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें यहां पर, तो आपका ये मैंने कर दिया 46 इंटू 60, 46 इंटू 60, तो 2760, ये आपका इसका ये रिजल्ट आया 2760, तो मैं लिख भी देता हूं जिससे याद रहे, 2760 ये आया है, माइनस करना है किसमें से, 2800 में से,
तो ये हो जाएगा हमारा 2800 माइनस 2760, कैलकुलेट कर लिया तो 40 आ गया। तो टोटल 40 सेकंड बचे हैं। ये आपका यहाँ पे ये बी में ही स्टोर कर लिया गया था, कोई बात नहीं, मैं बी लिख दे रहा हूं, और उसके बाद सेक यहाँ यूज किया गया। तो ये आपका कितना आ गया, अभी 40 आ गया है, 40। तो ये कैलकुलेशन हुई है, और उसके बाद ये सब चीजें प्रिंट करा दी गई हैं। मैं इसको हटा देता हूं। उसके बाद ये सारी चीजें प्रिंट करा दी गई हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर आप चाहेंगे तो हम इसको दोबारा से भी एक बार समझा देंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है दूसरे बैचेस का। तो उसके हिसाब से अगर हाँ ये वाली अगर वैल्यू हमने ली होती तो उसके हिसाब से आपका ये निकल आता कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 आवर्स और 40 मिनट। ये सॉरी, सेकेंड इसके साथ है, मिनट इसके साथ है। हाँ, तो इतने सेकंड में से, यानी 3700 सेकंड में से 1 आवर्स निकला है, 1 मिनट निकला है और 40 सेकंड निकले हैं। तो लगभग आइडिया तो हो ही गया होगा बच्चों क्या किया गया है। बाकी अगली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्लास ओवर की जाए बच्चों। यस बेटा। सर इसमें अगर माइनस ना करे डायरेक्टली कर दे तो सही नहीं होता? हाँ, तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी, क्योंकि जो आवर्स बन गए हैं 2 आवर्स निकले थे, तो आवर्स को हटा के जो सेकंड बचे हैं, अब उन सेकंड में से मिनट निकालना है। फिर मिनट जब निकल आया तो मिनट को हटा के जो अब रियल सेकंड बचे हैं वही हमारे सेकंड माने जाएंगे। और इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करें तो फिर से आपका ये इतने सेकंड आ जाएंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे, अब हमारा रिजल्ट क्या आया, देखो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 2 आवर्स आया है और 46 मिनट आए हैं और 40 सेकंड आए हैं। ठीक है, अगर इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन करें और टोटल सेकंड बनाएं तो फिर से हमारा यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला नहीं, जो मैंने लिया था वो 10,000 सेकंड वाला, ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। थोड़ा बहुत पॉइंट वाली वैल्यू में अगर फर्क पड़ता है तो पड़ता है, वरना यही आएगा रिजल्ट। तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी, और नहीं तो जो है थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा, और ये डेटा आपको भेजा ही जाएगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास अच्छी रही। आप लोग बस ऐसे ही साथ देते रहिए, फिर ये चीजें बहुत आसान मैं कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।